गिनकर देखोगे 1 2 3 4 5 यानी कहने का मतलब ये हो गया, याद रखेंगे कि एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या जितनी होती है, शीर्षों की संख्या भी उतनी ही होती है, और उसमें बने अंतकोण हो या फिर उसके बहिष्कोण हो, उनकी संख्या भी बिल्कुल उतने ही होती है। कहने का मतलब एक त्रिभुज में अगर 3 भुजाएं हैं तो 3 शीर्ष बिंदु भी हैं और 3 अंतकोण भी हैं, और इसमें 3 बहिष्कोण का भी निर्माण हो सकता है। अभी बहिष्कोण बताए नहीं, बता रहे हैं। एक चतुर्भुज में यदि 4 भुजाएं हैं तो याद रखिएगा 4 भुजाएं के साथ साथ इसमें 4 शीर्ष बिंदु भी हैं, जो यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ में इसमें 4 अंतकोण भी हैं जो उसके आंतरिक भाग पर बने हुए हैं, ठीक है। और इसमें अगर बहिष्कोण बनाएंगे तो बहिष्कोण भी 4 बनेंगे, ठीक है। पंचभुज में 5 भुजाएं तो याद रखिएगा 5 शीर्ष बिंदु तो 5 अंतकोण तो 5 बहिष्कोण। इस प्रकार से कर सकते हो हम लोग, क्या कर सकते हैं, बहुभुज के अंतकोणों को, बहिष्कोणों को, उनकी भुजाओं की संख्या को, उनके शीर्षों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अगर चारों में से कोई एक तथ्य हमें मिल जाए, जैसे बहुभुज की भुजाएं मिल जाएगी तो उसी के बराबर में उनकी शीर्षों की संख्या निकल जाएगी, उसी के बराबर उसमें अंतकोणों की संख्या निकल जाएगी, उसी की संख्या के बराबर उसमें बहिष्कोणों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। समझ गए? हाँ, तो अब हम लोग उससे आगे निकलते हैं। जैसे याद रखिएगा इसमें हम लोग और क्या देखेंगे, एक बहुभुज में कम से कम कितनी भुजाएं होती है ना। एक बड़ा मुद्दा है कि एक बहुभुज में कम से कम कितनी भुजाएं होती है, यानी कम से कम कितनी भुजाएं लेकर हम किसी बहुभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो याद रखिएगा एक बहुभुज में कम से कम अगर भुजाओं की संख्या कहें तो 3 होती है, कम से कम 3 भुजाएं होती है। कोई भी व्यक्ति एक जो है सरल रेखाखंडों से या एक भुजा से किसी बहुभुज का निर्माण नहीं कर सकता। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर 2 भुजाएं ले लेंगे, 2 सरल रेखाखंड ले लेंगे और बहुभुज का निर्माण करना चाहेंगे तो 2 सरल रेखाखंडों से लाखों प्रयत्न करने के बावजूद भी वो बहुभुज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उस प्रकार से कोई कह देंगे तो हम 3 भुजाएं ले लेंगे, तो क्या बहुभुज का निर्माण होने की पक्की गारंटी है? बिल्कुल नहीं, गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि आप 3 भुजाएं लेकर भी बहुभुज का निर्माण तभी कर सकते हो जब बहुभुज के 5 शर्तों का आप अनुपालन करेंगे। 5 शर्तों का अनुपालन जब करेंगे तो भी आपका जो है 3 भुजाएं लेकर बहुभुज का निर्माण हो सकता है। आप कोई कह देंगे 3 भुजाएं ले लिए और ये तीनों भुजाओं को किसी भी तरह से लगा देंगे, तो क्या बहुभुज बन जाए? नहीं बनेगा ना, नहीं बन सकता। उस प्रकार से कोई कह देंगे कि 4 भुजाएं ले लेंगे बहुभुज बनाने की पक्की गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। अगर 4 भुजाएं ले लोगे और बहुभुज के 5 में से किसी एक भी शर्त का अनुपालन करने में अगर कमी रह गई तो बहुभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर आपको बहुभुज का समझ में आने लगेगा। क्या आने लगेगा? कम से कम भुजाएं लेकर भी हम एक बहुभुज का निर्माण कर सकते हैं। शर्त केवल इतना है कि उसमें बहुभुज के 5 शर्तों का अनुपालन हो। कम से कम भुजाएं लेकर भी बहुभुज बन सकता है, और असंख्य भुजाएं लेकर भी बहुभुज नहीं बन सकता है। असंख्य भुजाएं लेकर भी बहुभुज नहीं बन सकता है यदि हम इन 5 शर्तों का अनुपालन ना करें तो। और अगर सीमित संख्या में भुजाएं ले लेंगे, 3 भुजाएं, मात्र 3 भुजाएं ले लेंगे और उसमें ये 5 शर्तों का पालन कर लेंगे तो बहुभुज बन जाएगा। और अगर 3 के बदले में या 5 के बदले में 5 करोड़ भुजाएं ले लेंगे और उसमें बहुभुज की इन 5 शर्तों में से किसी एक भी शर्त का अगर उल्लंघन हो गया तो फिर बहुभुज का निर्माण नहीं हो सकेगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? हाँ, अब चलते हैं उससे आगे, बहुभुज के अंतकोण। अब बहिष्कोण की बात करते हैं। तो बहिष्कोण क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स क्या है? तो याद रखिएगा बहुभुज की भुजाओं को किसी एक निश्चित दिशा में या एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ाए जाने पर उसके बाहर की ओर बड़े कोणों को क्या कहते हैं? बहिष्कोण कहते हैं। अब रही बात बहिष्कोण को समझने की, तो बहिष्कोण को कैसे समझेंगे हम लोग? याद रखिएगा सबसे पहले हम एक आकृति बनाते हैं। जैसे ये त्रिभुज की आकृति है,
ये त्रिभुज की आकृति, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी के रूप में। तो ए बी सी में तो 3 भुजाएं हैं, तो इनको पढ़ना कैसे है? बहुभुज को पढ़ने का तरीका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुभुज को किसी एक दिशा में पढ़ना चाहिए। किसी एक दिशा कहने का मतलब है दिशाएं 2 प्रकार की होती है, ठीक है? क्या? एक प्रकार से आपको घूर्णन समझना पड़ेगा, जैसे घड़ी की सुई की दिशा में घूर्णन। जैसे घड़ी देखे होंगे आप लोग, तो घड़ी की जो सुई होती है वो क्या होती है? अक्सर बाएं से दाएं की ओर घूमती है या रोटेट होती है, ठीक है? तो घड़ी की दिशा में जो घूर्णन होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। क्लॉकवाइज क्या करते हैं? रोटेशन करते हैं, ठीक है? घड़ी की दिशा में घूर्णन करते हैं, समझ पा रहे हैं? और एक होती है दिशा वो जिसमें घड़ी की विपरीत दिशा में जब घूर्णन किया जाता उसको कहते क्या है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन। तो याद रखिएगा, बहुभुज को जब पढ़ा जाता है तो कोई एक दिशा में पढ़ना चाहिए। या तो आप क्लॉकवाइज पढ़िए, घड़ी की दिशा में पढ़िए, या फिर एंटी क्लॉकवाइज पढ़िए, घड़ी की विपरीत दिशा में पढ़िए। जैसे इस बहुभुज को पढ़ेंगे तो आप ए बी सी पढ़ सकते हो, या फिर इधर से पढ़ना चाहेंगे तो बी ए सी पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा, बहुभुज को किसी भी शीर्षों से आप पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको ए बी सी पढ़ना है। आप इसको बी सी ए पढ़ सकते हो, सी बी ए पढ़ सकते हो, सी ए भी पढ़ सकते हो, ठीक है? समझ पा रहे हैं? लेकिन एक निश्चित दिशा में पढ़िएगा। जैसे इधर से पढ़ना चाहते हैं, इधर से बी से शुरू करके अगर घड़ी की दिशा में पढ़ना चाहते हैं तो बी ए सी। अगर बी से प्रारंभ करके आप घड़ी की विपरीत दिशा में पढ़ना चाहते हैं इधर से, तो क्या हो जाएगा बताइए? बी सी। इधर से पढ़िएगा तो बी ए सी। इसको कैसे पढ़िएगा? देखिए, ये एक बहुभुज है, इसको पढ़ने का क्या तरीका है? तो इसको पढ़ने का तरीका ये है, इसको पढ़िएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी, या फिर आप उधर से पढ़ेंगे ए डी सी बी, ए डी सी बी, ए डी सी। कोई कहेंगे कि हम डी से पढ़ेंगे तो डी से पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ोगे? डी ए बी सी, डी ए बी सी, डी ए बी सी, ठीक है? उस प्रकार से कोई कहेंगे नहीं डी ए बी सी नहीं, हम इधर से पढ़ेंगे, तो इधर से पढ़ सकते हो डी सी बी ए, डी सी बी ए। समझ पा रहे हैं? या तो आप घड़ी की दिशा में पढ़िए या घड़ी की विपरीत दिशा में पढ़िए। इसको क्या पढ़िएगा? ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। देखो, ए बी सी डी ई ऐसे पढ़ लीजिए, या फिर आप ऐसे पढ़िए, उधर से पढ़ना चाहते हैं, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ए बी सी डी। अब इधर से पढ़ना चाहते हो तो ए ई डी सी डी, ऐसे पढ़ सकते हो, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है? तो ये घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में ही बहुभुजों को पढ़ा जाता है। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि ए सी बी डी ई, गलत तरीका है। कोई कह देंगे ए बी सी डी क्यों पढ़े, हम ए सी डी बी पढ़े, तो वो कोई एक निश्चित दिशा में नहीं हुआ, न तो घड़ी की दिशा में हुआ न घड़ी की विपरीत दिशा में हुआ, तो आपका वो चीज पढ़ना गलत होगा, ठीक है? तो इसको किसी एक दिशा में पढ़ना है, या तो घड़ी की दिशा में पढ़िए क्लॉकवाइज रोटेशन में बाएं से दाएं, या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में पढ़िए दाएं से बाएं, ठीक है? तो जैसे हमने एक बहुभुज बनाया त्रिभुज के रूप में एबीसी, इनकी भुजाएं उनको क्रमिक दिशा में आगे बढ़ाएं, तो कैसे बढ़ाओगे? तो जिस दिशा में पढ़ना चाहेंगे, यदि आप चाहेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में पढ़ेंगे ए से शुरू करके, तो पहले ए पढ़ोगे, फिर कहां जाओगे? बी में आओगे, उसके बाद कहां चले आओगे? सी में आओगे। तो यहाँ ध्यान देना है, ए बी सी को जब पढ़ते हो तो ए से पहले कहां आते हो? बी में आते हो। पहले ए से फिर कहां आते हो? बी में, फिर बी से सी में, और सी से फिर ए में जाते हो। तो ए से दिशा दे दो ना, ए से बी में, बी से सी में, और फिर सी से ए में, ये दिशा होगी। अब उनको क्या करो? क्रमिक दिशा में आगे बढ़ाओ। देखो यहाँ पर ए बी को इस तरफ बढ़ा दो, बी सी को उस तरफ बढ़ा दो, और सी ए को इस तरफ बढ़ा दो। तो देखिए बाहरी क्षेत्र में कोण बन गया। इधर बढ़ाई की दिशाओं का नामकरण कर देंगे, ए बी सी तक कर लिए हो, इसका नाम मान के चलिए हम पी, इसका नाम क्यू, और इसका नाम आर दे देते हैं। तो देखिए उसके बाहरी क्षेत्र में कोण बनने लगते हैं। जैसे इस जगह पर देखिए कोण बन गया, शीर्ष बिंदु ए है, लेकिन यहाँ पर भी एक कोण बन गया। उस कोण का क्या नाम है? कोण बी ए, कोण पी ए, कोण पी ए बी, पी ए बी या फिर बी ए बी कहिए।
उस प्रकार से यहाँ पर बिंदु बी पर बहिष्कोण जो बना है वो कौन सा बना है, क्यू बी सी पर ही है या फिर सी बी क्यू पर ही, ये कोण, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा कोण बना है, तो याद रखिए यहाँ कोण बना है कोण सी पर आपका कोण ए सी आर या आर सी ए पर, समझ गए, ठीक है। तो ये बहुभुज के बहिष्कोण हो गए। अब ध्यान दोगे, एक त्रिभुज में 3 अंतकोण थे तो 3 बहिष्कोण बन गए। एक चतुर्भुज की भुजा को उसी प्रकार से आगे बढ़ाइएगा तो क्या बनेगा, बहिष्कोण बनेगा। पर कैसे बहिष्कोण बनेगा, अरे इसको पढ़िए किसी और से, तो फिर बहिष्कोण आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहिष्कोण देखने को मिल जाएंगे, इसमें भी आप देख सकते हो, है ना। तो ये आपका बहिष्कोण की बात आ गई। अब हम लोग बहुभुज के अंतकोणों की मापों का योग और बहिष्कोणों के मापों का योग प्राप्त करें। तो ख्याल रखिएगा, एक बहुभुज के अंतकोणों के मापों का योग क्या होता है। तो एक बहुभुज के अंतकोणों के जो मापों का योग होता है, अंतकोणों के मापों का योग होता है, इसको यहां लिख देते हैं, अंतकोणों के बहुभुज के अंतकोणों के मापों का योग ये होता है, वह एक सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। और वो सूत्र क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। अब इसमें n का क्या अर्थ है, तो n का अर्थ है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, यानी कहने का मतलब है एक बहुभुज में जितनी भुजाएं होगी n की जगह पर आप वो मान रख देंगे। जैसे एक त्रिभुज के अंतकोणों का योग आपको ज्ञात करना है, तो एक त्रिभुज में चूंकि 3 भुजाएं होती है तो n की जगह 3 लिखोगे। अब 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। आप बीओडी एमएस फार्मूला जानते हैं, तो उसमें ब्रैकेट के अंदर के काम को फर्स्ट में निपटा देने हैं। 3 में 2 घटा दोगे 1 और 1 गुना 180 डिग्री कर दोगे, कितना होगा 180 डिग्री, यानी एक त्रिभुज के तीनों अंतकोणों के मापों का योग होगा 180 डिग्री होगा। याद रखिएगा, तीनों अंतकोणों का योग है, इसमें कोई 2 अंतकोणों का योग नहीं है, या फिर कोई एक कोण के मापों का मान भी 180 डिग्री नहीं, तीनों कोणों को माप लेंगे और उसे आपस में जोड़ेंगे, 180 डिग्री ही प्राप्त होगा। उससे अधिक या उससे अधिक कम माप का एक कोण प्राप्त नहीं होगा। और याद रखिएगा, अगर किसी आकृति में बने या किसी जो त्रिभुजाकार आकृति में बने अंतकोणों के मापों का योग 180 डिग्री से कम या 180 डिग्री से अधिक हो गया, तो उस स्थिति में ख्याल रखिएगा वह आकृति हालांकि त्रिभुजाकार आकृति नहीं बनी है, या तो उस आकृति में गड़बड़ी है या फिर आप उनके कोणों को मापने में कहीं पर गलती कर दी है, ठीक है। एक चतुर्भुज के अंतकोण का योग क्या होगा, तो चतुर्भुज में 4 अंतकोण होते हैं, तो n की जगह पर कितना रखोगे, 4 रखोगे। तो 4 घटाओ 2 इंटू 180 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुना 180 डिग्री, तो कितना 360 डिग्री की राशि प्राप्त हो जाएगी। तो एक चतुर्भुज के अंतकोण का योग 360 डिग्री होता है। एक पंचभुज का कितना होगा, तो n की जगह पर 5 रख दीजिएगा, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 180, तो हो जाएगा 540 डिग्री। इस प्रकार से आप अलग अलग भुजाओं वाले बहुभुज के अंतकोणों का मापों का योग प्राप्त कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पर एक बात हमें और याद रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम लोग भुजाओं की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, वैसे वैसे उनके अंतकोणों का योगफल भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। त्रिभुज का 180 डिग्री, तो चतुर्भुज का 360 डिग्री, पंचभुज का 540 डिग्री हो गया, षटभुज की बात करोगे 720 डिग्री होगा। तो इस तरह से वो मान चेंज होते जाता है, ठीक है। अब हम लोग बहुभुज के बहिष्कोणों के मापों का योग देखेंगे। तो एक बहुभुज के बहिष्कोणों के मापों का योग क्या होता है, जैसे इस आकृति में देखिए, यहाँ पर जो बड़े बहिष्कोण है इनको मापेंगे, कैसे मापेंगे, चांद के माध्यम से मापेंगे। तो चांद या प्रोट्रैक्टर के माध्यम से जब इसको मापेंगे तो इसके मापों का कोण योग कितना आएगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये त्रिभुज के बहिष्कोण है, ठीक है। आप देखोगे एक चतुर्भुज के बहिष्कोणों का योग क्या होगा, पंचभुज के बहिष्कोणों का योग क्या होगा, षटभुज के बहिष्कोणों का योग क्या होगा, ये देखने की आवश्यकता है। तो याद रखिएगा, किसी भी भुजा वाले बहुभुज क्यों न हो जाए, यानी त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सप्तभुज या कोई भी बहुभुज हो,
है ना। अंतकोणों के मापों का योगफल क्या पाना है, n-2 इंटू 180 डिग्री से देखे या प्राप्त किए। लेकिन दो में बहुभुज के यदि हम लोग बहिष्कोणों का योग देखेंगे तो बहिष्कोणों का जो योग होता है वह हरदम 360 डिग्री होता है। कितना होता, 360 डिग्री। यानी एक त्रिभुज के तीनों बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होगा, तो एक चतुर्भुज के चारों बहिष्कोणों का योगफल भी 360 डिग्री होगा। एक पंचभुज के पांचों बहिष्कोणों का योग भी 360 डिग्री होगा, तो षटभुज के 6 बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होगा। हजारों भुजाओं वाला अगर बहुभुज ले लेंगे तो उसमें बहिष्कोणों का कुल योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा। यानी एक बात क्लियर क्या हुई, एक बात यह क्लियर हो गई कि एक बहुभुज के अंतकोणों के मापों का योग होता है वो क्या होता, हरदम एक समान नहीं होता, लेकिन एक बहुभुज के बहिष्कोणों का जो मापों का योग होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। बहिष्कोणों के मापों का योग चाहे वो कितनों भी संख्या में भुजाएं क्यों न हो, लेकिन उसके बहिष्कोणों का कुल योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के बहिष्कोण का योगफल, चतुर्भुज के बहिष्कोण का योगफल, पंचभुज के बहिष्कोण का योगफल, हजारों हजार भुजाओं वाले बहिष्कोणों का योगफल भी 360 डिग्री होता है। उससे ना तो कम होता ना तो उससे अधिक होता है, ठीक है।